नमस्कार दोस्तों, आज हम सिम्बा फिल्म की कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हाल ही में यहाँ पर स्ट्रीम हो रही है, जो एक अच्छा क्राइम थ्रिलर कॉन्सेप्ट है। साथ ही आपको किस फिल्म की कहानी के बारे में स्पष्टीकरण चाहिए, फिल्म का नाम क्या है, बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब और देर नहीं, आइए जैसे ही फिल्म शुरू होती है बिना ऐसा किए फिल्म में चले जाते हैं। हमारी फिल्म का मुख्य किरदार अनासुयुस है। अक्षय को दिखाया गया है। अक्षय के पति का नाम महेश है। वह एक दुर्घटना में लकवाग्रस्त हो गया है और चल नहीं सकता। वह हमेशा व्हीलचेयर पर ही बैठे रहते हैं और उनकी एक 5 साल की बेटी है जिसका नाम चिन्नी है और अक्षय एक स्कूल शिक्षक के रूप में काम करते हैं और अपने परिवार की देखभाल करते हैं। यहाँ एक बात हम जानते हैं कि अक्षय को पेड़ों और जानवरों और प्रकृति से प्यार है, दो एक साथ। इसीलिए वह स्कूल में अपने छात्रों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि सभी को पेड़ उगाने चाहिए। अगले दृश्य में जब अक्षय स्कूल से घर आता है तो सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को अक्षय उन्हें बताता है। एक दुर्घटना का सपना देखने के बाद वह सदमे की स्थिति में जाग गई। महेश ने उसे देखा और अक्षय से कहा कि उसे फिर से वही सपना आया है और बिस्तर पर जाओ और कुछ भी मत सोचो। अक्षय कहता है, लेकिन अक्षय उसी दुर्घटना के बारे में सोचते हुए सो जाता है और अगली सुबह जब अक्षय स्कूल जा रहा होता है तो वह लाल सिग्नल पर रुकता है और उसी समय एक कार में एक व्यक्ति तेजी से आता है और अक्षय की स्कूटी को पीछे से टक्कर मारता है। वह अचानक क्रोधित हो जाती है और उस आदमी की कार का पीछा करती है। ऐसा ही चलता है। कुछ दूर जाने के बाद वह आदमी देखता है कि अक्षय उसकी कार का पीछा कर रहा है। ये सोचकर कि उसे आज आनंद लेने के लिए एक अच्छा फिगर मिल गया है, वह कार को अपनी निर्माणाधीन इमारत में ले जाता है और अक्षय कहता है कि तुम समझ जाओगे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और उसके साथ दुर्व्यवहार करने जा रहा हूं। अक्षय को और गुस्सा आ जाता है और वह उस आदमी को पीट पीट कर मार डालता है और वहां से चला जाता है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक पार्थ ये जानकर क्रोधित हो जाते हैं कि एक बात जो हम यहाँ जानते हैं वह यह है कि वह मृतक के नाम पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते थे और 1 साल पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और अब उनमें से एक हैं पारदा इंडस्ट्रीज के बोर्ड सदस्य। यदि दृश्य काटा जाता है तो एसआई जो ये जानता है वह अपनी टीम के साथ अपराध स्थल पर पहुंचेगा और सुराग के लिए जगह की जांच करेगा, लेकिन एसीपी इस मामले को सुलझाने के लिए अनुराग को एक विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है। घटनास्थल पर पहुंचे और वहां के एसआई से पूरी जानकारी मांगी और पूरी जगह की जांच की और फिर वहां की सुरक्षा का जायजा लिया और समय समय पर लड़कियों को वहां ले गए। इसमें देखा जा सकता है कि वह मजे ले रहा है। साथ ही उस दिन सिक्योरिटी ने बताया कि लोकी की कार के पीछे एक लड़की स्कूटर पर आई थी और अनुराग ने एसआई से इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने और लोकी की सूची लाने के लिए कहा। ने पिछले 2 दिनों में फोन कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शख्स को दिखाया जाए तो फाजिल एक खबर है। वह चैनल में एक खोजी पत्रकार के रूप में काम करता है। तभी उसका बॉस फाजिल के पास आया और पूछा कि क्या उसे हत्या के मामले में कोई सुराग मिला है। हर कोई कह रहा है कि एक लड़की ने उसे मार डाला। वह लड़की कौन है, इसे सबसे पहले हमारे चैनल पर प्रसारित किया जाना चाहिए। फाजिल का कहना है कि सर, जो एक ही नौकरी में है जल्द ही इसे पास कर लेगा। एक चैनल में काम करने वाली इश्ता नाम की लड़की का कहना है कि उसे एक उच्च पैकेज के साथ एक आईटी रिश्ता मिला है। यही बात अपने साथियों को बताते हुए उन्हें बहुत खुशी होती थी कि उनकी लाइफ सेट हो गई है। ये देखने के बाद फाजिल इश्ता के पास आता है और उसे बताता है कि एक आईटी कर्मचारी से शादी करने में कितने नुकसान हैं। इश्ता थोड़ा निराश हो जाती है और वहां से चली जाती है। दरअसल फाजिल इश्ता से प्यार करता है और इसीलिए वह उससे कहता है कि वह मैच रद्द करना चाहता है। जांच के तहत एसीपी अनुराग ने लोकी की कॉल लिस्ट की जांच की और पाया कि उस दिन लोकी ने उद्योगपति पारदा के भाई तीरथ से 1 से अधिक बार बात की थी। साथ ही वहां मिले सुरागों के आधार पर लोकी की हत्या करीब 30 साल की लड़की ने की थी और उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज में अक्षया लोकी की कार का पीछा करती दिख रही है, लेकिन फुटेज अक्षय को उसका चेहरा या उसकी स्कूटी का नंबर स्पष्ट रूप से नहीं पता है। इसलिए वह एसआई और टीम को उस क्षेत्र के आसपास की लड़की के बारे में पूछताछ करने के लिए कहता है। दूसरी ओर फाजिल भी अपराध स्थल पर जाता है और वहां फोटो लेने की कोशिश करता है। वास्तव में इसे पसंद करना। अन्ना की बेटी अक्षया भी एक शिक्षिका के रूप में काम करती है। वह स्कूल में पढ़ रही है। यहाँ एक बात जो हम जानते हैं वह यह है कि इष्ट की बेटी और अक्षय की बेटी सबसे अच्छी दोस्त हैं, इसलिए अक्षय और इष्ट भी करीब हैं और इष्ट अपने जीवन में होने वाली हर बात अक्षय को बताती है और जब वह अपनी शादी के बारे में बताती है तो अक्षय उसकी बात सुनता है। इस तरह वह हर शादी के रिश्ते की बुराई की तारीफ करता है, जिसका मतलब है कि वह आपको पसंद करता है। शायद इसीलिए अक्षय इष्ट से कहता है कि एक बार उससे अकेले में बात कर ले। खूब सोचने के बाद एक दिन उसने फाजिल से भी यही बात पूछी और फिर उन्हें एक दूसरे का साथ पसंद आया और दोनों गले मिले और बहुत खुश हुए। ये पूछने पर तीरथ कहता है कि बॉलीवुड में एक नई हीरोइन है और वह उसे बुक करने के लिए कहता है, लेकिन उसके आने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। और फिर तीरथ के लिए काम करने वाली धारानी को एक फ़ोन आता है और वह बात करते हुए शौचालय में चली जाती है। फ़ोन, लेकिन वह वहाँ है अपने परिवार के साथ। फूड कोर्ट में आए अक्षय धरनी को देखकर वह क्रोधित हो जाती है और धरनी का पीछा करती है, लेकिन अक्षय धरानी का पीछा करता है।
दूसरी ओर एसीपी अनुराग तीरथ धरनी के साथ अपनी बातचीत की फोन रिकॉर्डिंग सुनते हैं और यह सब सुनते हैं कि जमीन के बारे में कुछ पता चला है मतभेद। ये पूछते हुए कि उन्हें पता चल जाएगा कि वे आ गए हैं, वे ये जानकर चौंक जाते हैं कि किसी ने शौचालय में धरनी को मार डाला है और वे वहां जाते हैं और धरनी के शव को देखकर चौंक जाते हैं। तीर्था तुरंत बाहर आती है और पर्दा को बुलाती है और पर्दा को बताती है कि किसी ने उसे मार डाला है, धरनी को मार डाला। पर्दा को कुछ याद आया और वह अपराध स्थल के दूसरी ओर एसीपी के पास गया, जिसने स्पष्ट जांच की। समझा जाता है कि 2 लोगों की हत्या हुई है, इसलिए उन्होंने एसआई से तुरंत सीसीटीवी फुटेज की जांच करने को कहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ स्पष्ट है। एसीपी अनुराग आपको चेतावनी देते हैं कि आपने ही जांच की थी, मेरे 2 आदमी पहले ही मर चुके हैं। इससे पहले कि आपको मेरी ओर से एक और कॉल आए, आपको हत्यारे को पकड़ना होगा, अन्यथा आप जगह छोड़ देंगे। और एसआई ने वहां सीसीटीवी फुटेज की जांच की और यह स्पष्ट हो गया कि अक्षय और फाजिल ने धरनी का पीछा किया और लोकी की हत्या के मामले में जो लड़की उसे मारने आई थी वह अक्षय के समान थी और उन्होंने लोकी की हत्या कर दी। एसीपी ने उन्हें वहां मौजूद होने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के आदेश दिए। दूसरी ओर अक्षय को स्कूल में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में चुना जाता है और जब उसे सम्मानित किया जा रहा होता है तो एसीपी वहां आता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। दरअसल अक्षय और फाजिल, अक्षय के पति इश्ता और फाजिल के माता पिता भले ही उन्हें छोड़ने की गुहार लगाते हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन पुलिस उनकी एक नहीं सुनती। तस्वीरें देखने के बाद पर्दा सदमे में आ गई और तुरंत एक सीवीपी को बार बार फोन करता है। एसीपी फोन नहीं उठाता, इसलिए मैंने पर्दा कमिश्नर को फोन किया। मैंने आपसे कभी मदद नहीं मांगी, लेकिन अब जो एसीपी मुझसे पूछ रहे थे उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं चाहता हूं कि लोकी और धरानी केस के आरोपी अक्षय और फाजिल कोर्ट न जाएं, इसलिए कमिश्नर ने कहा कि एसीपी को इस केस से हटा दिया जाए। वह एसीपी अनुराग को स्थानांतरित कर देता है और उसकी जगह एसीपी अनुराग को नियुक्त करता है, जो ये जानता है कि यह बहुत दुखद है और उसे एहसास होता है कि यह सब अक्षय और फाजिल को मारने की पर्दा की योजना है। भले ही मैं इस मामले में एसआई और कांस्टेबल के साथ नहीं हूं, उनका कोई लेना देना नहीं है। कमिश्नर ने उनसे कहा कि यह सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है कि ऐसा न हो और इसीलिए उन्हें मार दिया जाना चाहिए। बाइक दुर्घटना मामले की जांच के लिए सौंपा गया। सीन कट किया। उसी रात सभरवाल पर्दा को फोन किया और उन्हें बताया कि पुलिस स्टेशन के सामने वाले दरवाजे से उन्हें आपके पास लाना मुश्किल है, इसलिए स्टेशन के पिछले दरवाजे के पास इंतजार करें, हम उन्हें सौंप देंगे तुम्हारे पास। वहां उनका एनकाउंटर करो और पुलिस स्टेशन से भाग जाओ। एनकाउंटर केस वह कहता है कि वह बंद कर देगा, तथापि ये सब सुनने के बाद कांस्टेबल ने एसीपी अनुराग को फोन किया और यही बात बताई। अनुराग ने सुना कि उन्हें बचाने का एक ही रास्ता है। उसने अक्षय और फाजिल के परिवार और रिश्तेदारों को सूचित किया कि मैं अक्षय और फाजिल का एनकाउंटर करने जा रहा हूं। सभरवाल ने अपने परिवार को बताया कि उन सभी को पुलिस स्टेशन के पिछले दरवाजे तक पहुंचने दिया जाए। जब तक उन्हें पिछले दरवाजे से ले जाया गया तब तक सभी लोग वहां पहुंच चुके थे और अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर यह सब लाइव रिकॉर्ड कर रहे थे। सभरवाल हैरान हो जाता है और उन्हें फिर से पुलिस स्टेशन ले जाता है और पर्दा और तीरथ को उसी बात के बारे में बुलाता है, क्योंकि योजना विफल होने पर तीरथ क्रोधित हो जाता है। अगली सुबह सभरवाल अक्षय और फाजिल को पुलिस वैन में ले जाता है। वह उन्हें अदालत में ले जाता है। ये जानकर तीरथ पारदा कहता है, मैं उन्हें खुद मार डालूंगा, उनकी मौत मेरे हाथों में होगी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि जब अक्षय और फाजिल तीर्था को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो उनके शरीर में फिर से कोई प्रवेश कर गया हो। तीरथ को पीट पीट कर मार डालने वाला है और वहां से भाग जाता है। तभी लंदन का एक न्यूरोसर्जन डॉक्टर सैम अक्षय और फाजिल की तरह व्यवहार करते हुए कार में आ रहा है और तीरथ को कार से मारता है और तीनों ने मिलकर उसे पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। स्टेशन यदि दृश्य काट दिया जाता है तो अक्षय, फाजिल और ईरानी द्वारा तीरथ को मारने का वीडियो सभी टीवी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा और वही खबर दिखाई जाएगी जिन्होंने वीडियो देखा था। अक्षय फाजिल के परिवार इस तरह की क्रूर हत्याओं को देखकर बहुत चुप और सदमे में थे। उधर इस मामले की जानकारी जब डीजीपी को हुई तो उन्होंने कहा कि जिस मामले की जांच चल रही है उससे उन्हें मुक्त कर दिया गया है। अनुराग, अक्षय, फाजिल ने कमिश्नर और सुबरवाल को 3 महीने के लिए सस्पेंड कर केस दोबारा एसीपी अनुराग को सौंप दिया है और ईरानी को अलग अलग जांच करते हुए वे तीनों तीरथ की हत्या का वीडियो दिखाते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने उसे क्यों मारा। वीडियो देखकर वे तीनों सदमे में आ जाते हैं और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। एसीपी अनुराग को कुछ समझ नहीं आया। जब उन्हें कोर्ट में लाया गया और आरोपियों ने कोई सच नहीं बताया तो जज ने पुलिस को एक मनोचिकित्सक को नियुक्त करने और आरोपियों से सच्चाई जानने का आदेश दिया। मामले को एक साथ पूरी तरह से समझाने के बाद अनुजा व्यक्तिगत रूप से तीनों से कुछ सवाल पूछती है और उनके उत्तरों के आधार पर सीखती है। अनुजा को पता है कि वे तीनों बिना ये जाने कि कारण क्या है अपने हाथों से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्हें याद नहीं है। जब वे उसे देखते हैं तो उनका दिमाग उनका होता है। नियंत्रण उनमें से 3 का कहना है कि यह सब लगभग 1 साल से चल रहा है। एसीपी ने ये सब देखा, मुझे उनकी मेडिकल हिस्ट्री की जांच करनी चाहिए।
एसआई ने उनसे पूछा कि मेडिकल हिस्ट्री का इस केस से क्या लेना देना है मैडम, और अनुजा ने जवाब दिया, गूगल हिस्ट्री बताती है कि आप किस तरह के इंसान हैं, मेडिकल हिस्ट्री आपको तुरंत बताती है कि आप कैसे हैं। तीनों की मेडिकल हिस्ट्री तुरंत बता देती है। दोपहर बजे यदि सीन काटा जाता है तो एसीपी अनुराग अक्षय, फाजिल और ईरानी के परिवार को बुलाएंगे और सभी मेडिकल रिपोर्ट लाएंगे और उन सभी की जांच करेंगे। अक्षय का मेडिकल इतिहास जांचा जाएगा और वह स्वास्थ्य के मामले में 1 साल पहले नहीं तो पूरी तरह से सामान्य है। एक बड़े हादसे में अक्षया के पति ने अपनी आंखें और पैर खो दिए, जिसके बाद अक्षया की आंखों का प्रत्यारोपण किया गया। उस दुर्घटना में विपरीत वाहन में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और अब अक्षया के साथ जो बच्चा है वह उनकी अपनी बेटी है। वे ये जानकर हैरान रह गए कि यह मृतक की बेटी नहीं है, लेकिन फाजिल की मेडिकल हिस्ट्री की जांच करने पर पता चला कि 1 साल पहले उसी समय उसका हृदय प्रत्यारोपण भी हुआ था। ये ज्ञात है कि ऐसा हुआ था, और जब ईरान के चिकित्सा इतिहास की जांच की गई, उसी दिन जिस दिन अक्षय का नेत्र प्रत्यारोपण किया गया था, फजल का हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। ये जानकर हर कोई हैरान है कि ईरान में अस्थि मानचित्र प्रत्यारोपण भी किया गया था। वह उन तीनों का दाता है। एसी ने उसका पता खरीदा और कहा कि उसका नाम पुरुषोत्तम रेड्डी है और उस पते पर उसका नाम पुरुषोत्तम रेड्डी पी और उसकी टीम है। ये सब देखने के बाद थाने के एक पुलिस अधिकारी ने पर्दा को बुलाया और यही बात कही। पुरुषोत्तम रेड्डी का नाम सुनकर पर्दा चौंक जाता है। दूसरी ओर एसीपी और अनुजा पुरुषोत्तम रेड्डी के घर के पते पर जाते हैं और अब उन्होंने अपना घर एनजीवी कार्यालय में बदल लिया है। एसीपी ने वहां अधिकारी से वही बात पूछी। परिवार ने इस संपत्ति की वसीयत नजीवा ट्रस्ट को लिखी है। सर, एक दुर्घटना में पूरे परिवार की मृत्यु के बाद हमने 1 वर्ष से इस घर को एक एनजीओ कार्यालय में बदल दिया है। गोपाल, जिसने वर्षों तक पुरुषोत्तम के लिए पीए के रूप में काम किया है, उसे स्वामी से मिलने के लिए ले जाता है। अगले दृश्य में एसीपी और अनुजा जाते हैं। जब उन्होंने स्वामी से पुरुषोत्तम रेड्डी के बारे में पूछा तो स्वामी ने उन्हें पुरुषोत्तम रेड्डी और उनकी पत्नी तुलसी की कब्रें दिखाईं और कहा कि कल रेड्डी की बरसी है, पेड़ ही वह जीवन है जिन्होंने इस जंगल को बनाया है। भारतीय वन सेवा। वह कहने लगा कि जंगल का राजा शेर है, लेकिन जो जंगल को हरा भरा रखता है वह हमारा सिम्बा है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एक दिन, ये जानते हुए कि एक बदमाश अपने गिरोह के साथ था, जंगल में पेड़ काट रहा था, तुरंत वहां पहुंच गया और पेड़ काटने लगा। उसने मुझे रुकने के लिए कहा। दबंग ने पुरुषोत्तम की बात नहीं मानी तो पुरुषोत्तम ने उससे कहा कि पेड़ों में भी इंसानों की तरह जीवन होता है, अगर तुम एक पेड़ काटोगे तो किसी की जान बचा लोगे। एक पेड़ प्रति वर्ष 90,000 लीटर ऑक्सीजन देता है और एक व्यक्ति प्रति वर्ष 2 लाख लीटर ऑक्सीजन खाता है। क्या आप जानते हैं कि पेड़ काटकर आप प्रतिदिन कितने लोगों की जान ले रहे हैं? चंपी खुद को वहीं दफना लेती है और उस जगह को छोड़ देती है जहां उसकी कब्र पर एक पेड़ लगा होता है, लेकिन पुरुषोत्तम की पत्नी तुलसी, जो ये सब देख रही होती है, जानती है कि वह गर्भवती है और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारना चाहती है। पूछने पर तुलसी ने कहा कि आप पेड़ों को बचाने के इरादे से पेड़ों को काट रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, जिसका खामियाजा मेरे जैसी कई माताओं को भुगतना पड़ रहा है। ये सही नहीं है। अगर तुम इसी तरह मारते रहे तो कल पेड़ों से ऑक्सीजन लेने वाला एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। तुम्हारी महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन ये कहा जाता है कि रास्ते पर चलो प्यार। तो तब से पत्नी और बच्चे के लिए एक नया जीवन शुरू होता है। प्यार की राह पर चलना, प्रकृति की रक्षा करना और मणिकोंडा के पास नरसिंह नामक पूरे क्षेत्र में पेड़ लगाना बनाएं। और इसी तरह ये सीमा की रक्षा करने वाला जवान जंगलों की रक्षा कर रहा है। लेकिन एक दिन सड़क पर कोहरे के कारण राजीव की शादी की बस लॉरी से टकरा गई और सभी टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा था कि बस में सवार दूल्हे के बेटे और बेटी की मौत हो गई। लेकिन पुरुषोत्तम को इस दुर्घटना के बारे में क्या पता था? कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। सभी लोग पुरुषोत्तम के घर पहुंचते हैं और पुरुषोत्तम को बधाई देते हैं। उन्होंने ऐसा बयान दिया जो उनके मुंह में आ गया और इसे सुनने के बाद पूरे राज्य में हंगामा मच जाएगा अगर कोई सबूत दे दे कि यह एक हत्या है। जब उनसे पूछा गया कि दिसंबर या जनवरी में पुरुषोत्तम कोहरा अधिक होता है, लेकिन ये सितंबर है, इसलिए सड़क पर कोहरा है, स्मॉग नहीं। उस सड़क पर पर्दा इंडस्ट्रीज की 3 केमिकल फैक्ट्रियां हैं जिनसे हानिकारक धुआं और अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं। स्लैग की चोट से कृत्रिम रूप से बना स्मॉग उस समय दिल्ली में सड़क दुर्घटना का कारण भी बना था और यह स्मॉग बार बार होता रहेगा। उनका कहना है कि जो लिखा गया था उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और जिन टीवी चैनलों ने ये सुना उन्होंने सब प्रसारित कर दिया और इस मामले की जानकारी सरकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हो गई। साथ ही पार्थ इंडस्ट्रीज की उन 3 केमिकल फैक्ट्रियों पर भी गंभीर कार्रवाई की जाएगी। अगर सीन काटा गया तो अगले दिन वह शख्स एक टेक कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा और उसमें कल के हादसे में हुई मौतों का कारण बने सभी मशहूर लोगों को बुलाएगा। उनके साथ यह है कि 90% कारण पर्दा केमिकल फैक्ट्रीज है, लेकिन 10% कारण हम भी हैं। एक आदमी का 30 से 40 दिन तक बिना पानी पिए रहना जीवित रह सकते हैं। हम पानी के बिना 3 से 4 दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर हमारी हवा में ऑक्सीजन नहीं है तो हमें दिल्ली, उत्तराखंड जैसे 500 लोगों के लिए ऑक्सीजन खरीदनी होगी और इसमें सांस लेनी होगी। पूरी दुनिया में इससे अधिक लोग हैं।
नशीली दवाओं और सिगरेट की बीमारियों से ज़्यादा वायु प्रदूषण से मर रहे हैं। इन सब का समाधान है वृको रक्षति रक्षिता वन मैन। एक दिन जीवित रहने के लिए हमें 7 पेड़ों द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। भारत में हमारे पास एक व्यक्ति के लिए 7 पेड़ हैं, जबकि कनाडा में एक व्यक्ति के लिए 8000 पेड़ हैं। इसलिए सभी को पौधे लगाने चाहिए। उनकी पत्नी की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वह कहते हैं कि हम सभी हमेशा इस बात से डरते हैं कि सिम्बा के बिना जंगल को कैसे बचाया जाए। अनुजा ये सब सुनती है और समझती है कि पुरुषोत्तम में वही गुण अब अक्षय, फाजिल और ईरानी में दिखाई देते हैं। ये तीनों वो हैं जिन्हें इन तीनों के प्रत्यारोपण के बाद से उनके अंगों के साथ पुरुषोत्तम की यादें जुड़ी हुई हैं। यह स्पष्ट है कि इन 3 लोगों में से पुरुषोत्तम अभी भी जीवित हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके पास ये यादें हैं। वे मृत तीनों के पास नहीं गए। ये ज्ञात है कि जब वे दुर्घटनावश प्रकट हुए तो उन्होंने उन पर हमला किया और उन्हें मार डाला, लेकिन ये ज्ञात नहीं है कि उन तीनों को क्यों चुना गया और मार दिया गया। एसीपी से कहता है कि वह जानना चाहता है कि क्या योजना के अनुसार किसी को मार दिया गया था। एसीपी को पता चला कि पुरुषोत्तम सुब्रमण्यम नाम के व्यक्ति के साथ गया था, जो उसका पूरा नाम धरनी सुब्रमण्यम है। पता चल जाएगा कि पर्दा वहां आएगा और एसीपी के साथ साथ अगर तुम्हें यहाँ भी जो सबूत चाहिए वो नहीं मिला तो मैं तुम्हें वो सबूत दे दूंगा। पर्दा उसे एक तरफ ले जाता है और बताने लगता है कि पुरुषोत्तम का सबसे अच्छा दोस्त सुब्रमण्यम है, लेकिन यहाँ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। कंपनी बंद हो जाएगी। पर्दा और उसका छोटा भाई तीरथ इस बात से नाराज हो जाएंगे। पुरुषोत्तम उसे मारने के लिए कृतसंकल्प है, इसलिए पुरुषोत्तम का सबसे अच्छा दोस्त सुब्रमण्यम उसे बड़ी रकम देगा और योजना के अनुसार अपना पक्ष बदल देगा। पुरुषोत्तम झूठ बोलता है कि उसके साथ मीटिंग है और वह उसे और उसकी पत्नी को पार्थ गेस्ट हाउस ले जाता है। पुरुषोत्तम को पता है कि सुब्रमण्यम भी उनसे हाथ मिलाना चाहता है। तब पार्थ पुरुषोत्तम से कहता है कि वह ये सब बंद कर दे और अपनी केमिकल फैक्ट्रियों पर दी गई शिकायत वापस ले ले, लेकिन पुरुषोत्तम मरकरी इस बात से सहमत नहीं होता है। संयुक्त पर्दा और पुरुषोत्तम अगले 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे और अब दोनों ब्रेन डेड हो जाएंगे। अब वह अपनी पत्नी को उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए कहता है। पुरुषोत्तम चौंक जाता है और तुरंत अपनी पत्नी को लेकर कार में बैठ जाता है। जीवित रहते हुए चोटों का भी पार्थ लोकी तीरथ और सुब्रमण्यम उनके पास आए और मुस्कुराते हुए बोले कि हमने इसी तरह तुम्हारी मौत की योजना बनाई ताकि हमारे हाथों पर मिट्टी न लगे। वे चले जाएंगे। मैंने पार्थ को मार डाला, जिसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसने मेरे व्यवसाय में बाधा डाली, लेकिन तुमने मेरे बदला लेने में बाधा डाली। तुमने उन लोगों को मारने का मौका गंवा दिया जिन्होंने मेरे छोटे भाई को मार डाला। वह हंसता है कि तुम्हें भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। तुमने जो कॉफी पी थी उसमें उसने मिथाइल मिला दिया था। ये सुनकर एसीपी हैरान हो जाता है और उसका दिमाग भी बेहोश हो जाता है। पर्दा एसीपी से कहता है, तुम्हारे पास केवल 10 मिनट और हैं। अब क्या तुम अपनी जान बचाओगे या जिसने मेरे भाई को मार डाला? वह हंसता है कि क्या वह मुझे 3 लोगों को मारने से रोकेगा और उन्हें बचाएगा। एसीपी तुरंत एंटीडोट लेने के लिए वहां से अस्पताल जाने के बाद उन्होंने अपने आदमी के माध्यम से वीडियो कॉल किया जो पर्दा पुलिस स्टेशन में था, और अक्षय, फैज और ईरानी ने कहा कि अब मैं आपके घर में प्राचीन पेड़ों को काट रहा हूं, आओ और उन्हें बचा लो। वहां जाओ। परदू के आदमियों ने उन तीनों को खूब पीटा, भी उन्हें बंधन में बांधा जाएगा। यहाँ तक कि अगर परदू उनके साथ तुम्हें मार भी दे तो तुम्हारे अंग बदला लेने के लिए क्या करेंगे? या फिर वे प्रकृति के कारण जलाए जाने वाले हैं। उसी समय एसीपी वहां आता है और पर्दा के सभी लोगों की धुलाई करता है। चंपाबो के रूप में परदू भी उन पर हमला करता है, इसलिए एक बड़ी लड़ाई के बाद तीनों ने मिलकर परदू को पीट पीट कर मार डाला। यदि दृश्य काट दिया जाता है तो यह मामला अदालत में शुरू होगा और न्यायाधीश इस मामले के सभी विवरणों की जांच करेगा। मनोचिकित्सक अनुजा जज अंग प्रत्यारोपण के बाद सेलुलर यादों के माध्यम से व्यक्तियों में होने वाले परिवर्तनों के कुछ मामलों की तस्वीरें और विवरण दिखाकर जैविक यादों की व्याख्या करती हैं। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक स्मृति होती है, वही सेलुलर स्मृति। वही स्मृति जो जैविक स्मृति है वह इन तीनों में सबसे अधिक है। अतः पुरुषोत्तम हैंगों वाली उंगलियां कहती हैं कि उन्होंने पुरुषोत्तम के गुस्से पर प्रतिक्रिया की और उन 4 लोगों को मार डाला जो उसकी मौत का कारण बने। एक और चौंकाने वाली बात जो न्यायाधीश को पता है वह यह है कि डॉक्टर ईरानी अपने बेटे का ऑपरेशन करने के लिए लंदन से आए थे, जो एक बाइक दुर्घटना में घायल हो गया था, मर रहा था, नहीं तो वह भारत न आता। ये ज्ञात है कि इन तीनों में से एक पुरुषोत्तम अंग है प्रत्यारोपण के कारण सेलुलर मेमोरी के रूप में ले जाया गया। अक्षय और फाजिल के परिवार बहुत खुश हैं क्योंकि तीनों को ये कहते हुए बरी कर दिया गया है कि यह सब पुरुषोत्तम की यादों के माध्यम से हुआ और फिल्म वहीं समाप्त हो जाती है।